हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शंभू यादव और आज मैं आप लोगों के लिए डीएसएस यानी कि डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का जो चैप्टर नंबर सेकंड लाया हूं। तो इसका हम लोग सिलेबस देखते हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर सेकंड है वो है रिवेट कनेक्शन। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ रिवेट, परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट, टाइप्स ऑफ रिवेट ज्वाइंट, स्पेसिफिकेशन एज पर IS 800, फेलियर ऑफ रिवेट ज्वाइंट, स्ट्रेंथ एंड इफिशियंसी of riveted joint, design of riveted connection, only axial load, नो स्टैगर्ड रिवेटिंग। तो ये हमारा सिलेबस था। आगे हम लोग चीज़ों को देखते हैं। तो हमारा पहला चीज़ है रिवेट। तो रिवेट क्या होता है? रिवेट एक इस्पात की एक गोल कील है जिसका एक सिरा कुछ मोटा बनाया जाता है। मोटे भाग को हम लोग हेड कहते हैं तथा शेष भाग जो बचा होता है यानी कि शंक कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो उभरा हुआ है मोटा वाला भाग है इसको हम लोग जो है हेड बोलते हैं, और जो नीचे का पूरा भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं शंक बोलते हैं। तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं। तो आगे हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट। तो क्लासिफिकेशन बहुत से टाइप से किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी जो शीर्ष के आकार के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ हेड यानी इसके हेड के अनुसार देखते हैं। तो हमारा जो इसमें पहला यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो पहला है वो स्पैन हेड यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं कटा हेड। तो इसमें हमें देखते हैं कि ये सिंपल सा होता है। इसमें इसको हम लोग डी बोलते हैं, और ये जो यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई होती है वो 0.7 होती है, और इसके जो हेड की चौड़ाई होती है वो 1.6 डी के बराबर। यानी यहाँ पे डी जो है इसका डाया, हम लोग रिवेट का डाया मानते हैं। अगला यहाँ पर हमारा है जो पैन हेड। तो पैन हेड यानी कि शंकी। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी जो इसका हेड की जो ऊंचाई है ये जो है 0.7 डी है, और इसका जो डाया है वो डी माना गया है, और यहाँ पे 1.6 डी होता है। इसमें एक चीज़ हम लोग देखने को मिलती है। अगर हमारा MCQ होता है तो MCQ में एक जो है हेड की हमसे चौड़ाई पूछ सकता है। तो याद रखें हम लोग। तो इसमें याद क्या रख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कटा यानी स्पैन हेड हुआ, और पैन हेड हुआ, और स्पैन हेड विथ टेपर्ड नेक। यानी इन तीनों में जो हम हेड की चौड़ाई देख रहे हैं 1.6 डी ही ले रहे हैं। और आगे हमारा राउंड, ये जो चौथा पॉइंट ये देख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इसे हम जो चौथे पॉइंट को जो बोलते हैं राउंड काउंटर सैंक हेड। तो इसमें जो राउंड काउंटर सैंक होता है, इसमें जो हेड की चौड़ाई होती है वो 1.5 डी दी जाती है, यानी 1.5 डी दी जाती है यहाँ पर। और अगला हमारा जो आता है वो है फ्लैट काउंटर सैंक हेड। यानी कि ये जो फ्लैट यानी चपटा, यहाँ पे देख रहे हैं चपटा है, वहाँ पे जो था ऐसे राउंड था। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा वो राउंड था, और ये जो है चपटा है। तो इसकी भी जो हेड की चौड़ाई है 1.5 डी दी जाती है। और हमारा जो आखिरी बचता है छठवां वाला, इसे हम लोग कहते हैं फ्लैट हेडेड। तो फ्लैट हेडेड में जो इसकी जो हेड की चौड़ाई होती है वो 2 डी ली जाती है, और जो हेड की इसमें जो हेड की जो मोटाई देख रहे हैं वो 2.25 डी जो है हम लोग लेते हैं। तो आगे हमारा आता है लगाए जाने वाली विधि के अनुसार। तो लगाए जाने वाली विधि के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, हॉट ड्राइवन और कोल्ड ड्राइवन। हॉट ड्राइवन का मतलब होता है कि गर्म करके लगाने वाले रिवेट, और कोल्ड ड्राइवन का मतलब होता है ठंडे रूप में जाने वाले मतलब रिवेट। तो सबसे अच्छा जो हमारा रिवेट पड़ता है वो कोल्ड रिवेट पड़ता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हम लोग गर्म करके लगाते हैं तो वो ठंडी होने के बाद थोड़ा बहुत उसमें गैप रह जाता है। लेकिन अगर कोल्ड अवस्था यानी ठंडी अवस्था में लगाते हैं तो गैप रहने की जो है चांसेस बिल्कुल भी कम रहते हैं। आगे हमारा आता है लगाने वाले स्थान व शक्ति के प्रयोग के अनुसार। तो इसमें हमारा होता है हैंड ड्राइविंग। हैंड ड्राइविंग का मतलब होता है कि ऐसा रिवेट जो हम हाथ से लगाते हैं। दूसरा होता है पावर ड्राइविंग फील्ड रिवेट, यानी कि इससे जो है हम शक्ति से मतलब पावर से तो लगाते हैं मगर कहाँ पे इसको फील्ड में लगाते हैं। और अगला होता है पावर ड्राइविंग शॉप रिवेट, यानी कि ये जो है पावर द्वारा जो है शॉप यानी कि दुकानों में ही इस रिवेट को जो है लगा दिया जाता है। तो हम लोग इसमें बात कर लें तो देखिए, जो हमारा हाथ से जो रिवेट लगाते हैं, हस्तचलित जो होता है यानी हैंड ड्राइविंग रिवेट है, इसकी जो यानी जो ये पहला हम देख रहे हैं यहाँ पर हैंड ड्राइविंग। तो हैंड ड्राइविंग की जो रिवेट होता है इसकी सामर्थ्य सबसे कम होती है, और जो पावर ड्रिवन फील्ड यानी कि जो फील्ड में हम लोग लगाते हैं पावर ड्रिवन से, इसकी सामर्थ्य जो इससे मतलब हैंड ड्रिवन से अधिक होती है। और इससे यानी कि पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, यानी कि जब हम शॉप यानी दुकानों में जो मशीनों द्वारा जो रिवेट होता है इसकी जो शक्ति होती है मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और इसकी मतलब इससे यानी पावर ड्राइविंग शॉप रिवेट से कम होती है, लेकिन इस हैंड रिवेट से जो है ज़्यादा होती है पावर ड्रिवन की। तो यानी कि सबसे अधिक हम लोग बात कर ले तो सबसे कम देख रहे हैं तो हैंड ड्रिवन रिवेट किया, और जो मध्यम यानी बीच वाला है वो पावर ड्रिवन
फील्ड रिवेट वाला है, और जो सबसे अधिक जिसकी शक्ति होती है वो पावर ड्रिवन जो है शॉप वाले की सबसे अधिक होती है। अब बात कर लें रिवेट जोड़ के प्रकार, तो ये दो प्रकार के हमारे जो यानी टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट, यानी रिवेट जॉइंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, लैप या चढ़ाव जोड़, और पहला होता है, दूसरा बट या टक्करी जोड़। तो लैप या चढ़ाव जोड़ क्या है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लैप जॉइंट में क्या किया गया है कि दो ऐसे प्लेटें हैं, ये दो प्लेटों को जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर यानी एक दूसरे के ऊपर लैप कराकर जब हम लोग रिवेट की व्यवस्था यहाँ पे जैसे रिवेट लगाए हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं रिवेट जॉइंट। और यही जब हम लोग, और यहाँ पे दूसरी जगह हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दूसरी कंडीशन में यहाँ पे देख रहे हैं हम इस चीज़ को कि जब हम एक दूसरे यानी एक प्लेट को दूसरी प्लेट से सटाकर, यानी एक प्लेट के जो शीर्ष है इसकी दूसरी प्लेट के यहाँ पे देखिए सटाकर, किनारों को जो है सटाकर और इसके ऊपर से और ऊपर और नीचे से जो है कवर प्लेट लगाकर, और जब हम यहाँ पे ऐसे रिवेटिंग की व्यवस्था रिवेट लगा देते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं बट या टक्करी जोड़। यानी कि लैप जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जिसमें, यानी कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब एक प्लेट दूसरे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर जो है ओवरलैप करा के जब रिवेट लगाया जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं लैप जॉइंट। और जब एक प्लेट दूसरे प्लेट को सटा, किनारों को जो है सटा कर जो है दो किनारों को सटा कर और ऊपर से कवर प्लेट लगा कर जब रिवेटिंग की व्यवस्था की जाती है तो इसे हम लोग बोलते हैं बट जॉइंट। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हम दो चीज़ें देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एक रिवेट लगा है और यहाँ पे भी दो प्लेटों के बीच देखिए यहाँ पे इन दोनों को हम लोग सिंगल, यानी कि जब एक रिवेट की व्यवस्था, यानी एक लाइन में हम कई रिवेट लगा सकते हैं, यानी जब रिवेट की व्यवस्था एक ही सिंगल लाइन में होती है तो हम लोग इसे बोलते हैं कि एकल, यानी कि सिंगल रिवेटिंग बोलते हैं। अगर, और यहाँ पे भी देख सकते हैं इसमें बट जॉइंट में क्या होता है कि यहाँ पे जो कवर प्लेट होती है उन दोनों को जोड़ने के लिए बस देखिए यहाँ पे सिंगल लाइन, यानी इधर भी एक सिंगल लाइन में ही इधर भी एक सिंगल लाइन में ही दोनों पे व्यवस्था की गई, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि सिंगल रिवेटिंग। और अगर यही हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यदि, और दूसरी चीज़ यदि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए दो प्लेटें ऐसे हैं, एक प्लेट ऐसी है, यहाँ पे ओवरलैप कराकर यदि हम सिंगल रिवेट की व्यवस्था, यानी कि जब जो रिवेट की हमारी व्यवस्था है, जो रिवेट की व्यवस्था है एक, यानी एक सिंगल लाइन में ना होकर दो डबल लाइन, यानी दो लाइनों में अगर रिवेट की व्यवस्था है, यानी ये रिवेट यहाँ पे 2 3 4 इससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कितने लाइनों में लगा है। तो जो अगर सिंगल लाइन में है तो सिंगल रिवेटिंग कहेंगे, अगर डबल लाइन में इस तरह से लग गया तो डबल रिवेटिंग कहेंगे। अगर अगर तीन, यानी कि तीन लाइनों में अगर रिवेटों की व्यवस्था की गई है तो उसे ट्रिपल रिवेटिंग कहेंगे, और यदि 3 से अधिक की गई है तो उसे हम लोग यानी मल्टीपल रिवेटिंग कहेंगे। और यहाँ पे बट जॉइंट में हम लोग देखते हैं कि बट जॉइंट में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो व्यवस्था, लेकिन दो नहीं है यहाँ पे देखिए एक लाइन में, यानी इसके इस प्लेट के लिए और इस प्लेट के लिए, दोनों अलग अलग प्लेटों के लिए जो है सिंगल व्यवस्था की गई है। और यही हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे एक और व्यवस्था की गई, मान लीजिए ऐसा बढ़ा होता, थोड़ा सा एक और प्लेट बढ़ाकर अगर हम यहाँ पे भी एक और रिवेट की व्यवस्था कर देते हैं इस लाइन में, और यहाँ पे भी एक और लाइन की रिवेट की व्यवस्था कर देते तो इसे हम लोग डबल बोलते हैं। इस तरह से अगर तीन लाइनों में अगर रिवेटिंग की व्यवस्था की गई है तो उसे ट्रिपल रिवेटिंग कहेंगे, और यदि इससे 3 से ज़्यादा हो गई है तो उसे हम लोग मल्टीपल रिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये थे हमारे जो है, अब तक हमने देखा जो है रिवेट के, यानी कि रिवेट के जोड़ और रिवेट में जो है जोड़ की किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है, रिवेट की व्यवस्था। तो आगे हम देखते हैं कि जोड़ की व्यवस्था। देखिए जोड़ जो है दो प्रकार से हम लोग देते हैं। पहला है हमारा चैन रिवेटिंग। चैन रिवेटिंग का मतलब होता है कि जब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सभी रिवेट है देखिए एक लाइन में, यानी इस तरह से एक लाइन में सभी रिवेट लगे हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं चैन रिवेटिंग। और दूसरा हमारा होता है जिगजैग, यानी कि जिगजैग रिवेट, यानी विषम रिवेटिंग। यानी विषम रिवेटिंग में क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे एक लाइन में, इस लाइन में तो है, लेकिन इस लाइन में यहाँ पर, इस लाइन में यहाँ पर, इस लाइन में यहाँ पर, यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग, यानी कि जो रिवेट की व्यवस्था है वो एक लाइन में पूरी तरह से, जैसे देखिए यहाँ पे एक लाइन में पूरी तरह से व्यवस्था नहीं की गई है, यहाँ पे अलग अलग देखिए यहाँ पे है, फिर यहाँ एक अलग है, यहाँ अलग है, तो ऐसी रिवेटिंग को हम लोग कहते हैं जिगजैग रिवेटिंग। यहाँ पे हम अगली चीज़ देखेंगे जोड़ परिभाषा, यानी कनेक्शन डिफिनेशन, यानी कनेक्शन से जो रिलेटेड कुछ जो है परिभाषाएं हैं। जैसे हमारा सबसे पहले हम देखते हैं पिच। तो पिच क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है कि दो रिवेट के बीच
कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी कि दो रिवेटों के बीच की जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो फोर्स के पैरेलल यानी कि फोर्स के समांतर हो उसे पिच करते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, देखिए इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दो रिवेट हैं। देखिए यहाँ पे दो रिवेटों की व्यवस्था की गई, इन दो रिवेटों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी हम लोग देख रहे हैं दो रिवेटों की सेंटर टू सेंटर यानी जो फोर्स के पैरेलल हो, यानी जो फोर्स के पैरेलल हो, दो रिवेटों की सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो फोर्स की पैरेलल है उसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग यहाँ पे पिच बोलते हैं और इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। आगे हम देखते हैं, तो आगे हमारा हमारा क्या है, मिनिमम पिच, यानी कि जो मिनिमम हम लोग पिच लेते हैं वो रिवेट का जो नॉमिनल डाया, यानी नॉमिनल डाया मतलब लगाने से पहले का डाया होता है रिवेट का, यानी कि जो नॉमिनल पिच के जो हम मिनिमम पिच लेंगे वो नॉमिनल रिवेट के नॉमिनल डाया के 2.5 गुने से जो है कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि इससे जो है हम लोग कम नहीं ले सकते हैं। और जो मैक्सिमम पिच की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम पिच में यानी कि टेंशन मेंबर में, अगर टेंशन मेंबर है तो उसके लिए 16 टी या फिर 200 mm, इनमें से जो कम है, जो कम हो वही लेते हैं। और टी यहाँ पे जो हमारा होता है वो थिकनेस ऑफ प्लेट यानी प्लेट की मोटाई होती है। अगली चीज़ हम लोग देखते हैं कंप्रेशन मेंबर में, तो कंप्रेशन मेंबर में हम लोग यहाँ पे 12 टी या 200 में से जो कम होता है वही जो है हम लोग मैक्सिमम पिच का मान लेते हैं। आगे हम एक चीज़ देखते हैं गेज डिस्टेंस, यानी कि इसमें कह रहा है दो रिवेट के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो फोर्स के परपेंडिकुलर उसे गेज डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पे दो रिवेट यानी एक रिवेट ये है, एक रिवेट ये है, इन दोनों के बीच की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, यहाँ पे इसे जी से हम दर्शाते हैं, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी ये फोर्स की जो है परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे फोर्स के है, तो इसे हम लोग बोलते हैं गेज, इसे हम लोग बोलते हैं गेज डिस्टेंस। यानी आगे की जो हमारी चीज़ जो है गेज लेंथ वैल्यू, तो गेज लेंथ की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जो है 100+40 या फिर 200 mm, यानी इनमें से जो कम होगा उससे जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टैगर्ड पिच यानी कि विषम पिच, तो यहाँ पे कह रहा है दो पास रिवेट वाली लाइनों पर स्थित दो क्रमागत रिवेट के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो फोर्स के समांतर हो उसे हम लोग स्टैगर्ड पिच कहेंगे। तो स्टैगर्ड पिच हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसको जो है फिगर के माध्यम से जो है, हाँ देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक रिवेटिंग की व्यवस्था की गई है, एक प्लेट पे जो है विषम रिवेटिंग की व्यवस्था यानी स्टैगर्ड पिच। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दो जो है क्रमागत यानी कि एक देखिए यहाँ पे रिवेट आ रहा है, एक यहाँ पे, यानी इन दोनों के बीच की जो है इस डिस्टेंस को, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं स्टैगर्ड पिच। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दो क्रमागत आने वाले रिवेटों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उनकी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है दो लगातार क्रमागत आने वाले रिवेटों के बीच की, तो इसे हम लोग कहते हैं स्टैगर्ड पिच। ये जो स्टैगर्ड पिच होता है ये स्टैगर्ड रिवेटिंग के केस में ये हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो स्टैगर्ड पिच के केस में यदि जो गेज लेंथ का मान है अगर 75 mm से कम है तब हम लोग स्टैगर्ड पिच का मान जो है 50% इंक्रीज यानी बढ़ जाता है। कैसे, जैसे वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टेंशन मेंबर के केस में जो हमारा स्टैगर्ड पिच का जो हमारा पिच का मान था, पिच का वैल्यू 16 टी या फिर 200 mm था, तो 16 का अगर हम 50 गुना बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 8 और 16 मिलकर हमारा जो है 24 यानी 24 टी हो जाएंगे। और 200 यानी 200 का जो है हम लोग 50% बढ़ाएंगे तो 100 यानी कि इसमें जोड़ने के बाद हमारा 300 हो जाएगा। यानी कि जब हम स्टैगर्ड पिच में जो टेंशन मेंबर के लिए जो है 24 टी या फिर 300 mm जो कम होता है वो स्टैगर्ड पिच का मान लेते हैं। और जो कंप्रेशन मेंबर में यानी इसमें भी हमारा जो है 50% बढ़ता है, यानी कि 12 का जो 50% हम लोग करेंगे तो 6 निकल जाएगा, और 6 जब जोड़ेंगे यहाँ पे तो 18 टी हो जाएगा, और इसी तरह से 300 mm, यानी इन दोनों में से जो कम होगा वही स्टैगर्ड पिच मतलब मैक्सिमम जो है लेंगे। आगे हम देखते हैं एज डिस्टेंस यानी किनारा दूरी। तो किनारा दूरी क्या होता है, फोर्स के परपेंडिकुलर रिवेट रेखा तथा प्लेट एज यानी प्लेट के किनारे तक की डिस्टेंस को हम लोग एज डिस्टेंस कहते हैं। यानी यहाँ पर हम फिगर के माध्यम से देखते हैं एज डिस्टेंस हमारा क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, इस जो ये रेखा होती है इसे हम लोग बोलते हैं रिवेट लाइन, और ये जो रेखा ये होती है इसे हम लोग बोलते हैं गेज लाइन। तो रिवेट रेखा यानी ये जो रिवेट रेखा है इससे और एक किनारे तक की जो प्लेट के किनारे तक की जो दूरी होती है इसे हम लोग बोलते हैं एज डिस्टेंस। और यहाँ पे देखिए जो यानी गेज लाइन यानी बोल सकते हैं रिवेट तथा प्लेट के किनारे से, यानी ये देखिए ये जो हमारा एज डिस्टेंस होता है ये फोर्स के जो है परपेंडिकुलर यानी फोर्स के 90 डिग्री पर है,
और यहीं पे बात कर ले हम लोग इंड डिस्टेंस। तो इंड डिस्टेंस क्या होता है, देखिए इंड डिस्टेंस हमारा जो होता है कि फोर्स के पैरेलल, यानी फोर्स के पैरेलल है और रिवेट के सेंटर यानी कि हम लोग कह सकते हैं गेज रेखा, यानी ये जो लाइन इसे हम लोग बोल सकते हैं गेज लाइन। गेज लाइन तथा प्लेट के एज यानी प्लेट के किनारे तक की ये जो दूरी होती है इसे हम लोग बोलते हैं इंड डिस्टेंस, यानी कि जो फोर्स के पैरेलल होगा। याद रखिए यही अगर फोर्स के पैरेलल है तो इंड डिस्टेंस, और इसी चीज़ को अगर फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाता रहा है तो एज डिस्टेंस यानी किनारा दूरी करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, हाँ एज डिस्टेंस का जो हमेशा एज डिस्टेंस का जो मान होता है वो होल के डायमीटर, यानी कि जो प्लेट पे हम लोग होल बनाते हैं उसके डायमीटर, जो उसका डायमीटर होता है उसके 1.5 गुने से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 1.5 गुने से कभी भी कम नहीं होना चाहिए, हमेशा 1.5 गुने से ज़्यादा हो जाना चाहिए। और यहाँ पे इन डिस्टेंस, यानी इन डिस्टेंस हमने बताया कि फोर्स के जब पैरेलल रिवेट तथा प्लेट के एज यानी किनारे तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग जो बोलते हैं इन डिस्टेंस बोलते हैं। और इसका भी मान जो है होल के डाया से जो है 1.5 गुने से ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। तो नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट क्या होता है, तो हमारा नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट जो होता है, रिवेट जब हम लगाते हैं उसे लगाने से पहले का जो डाया होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। और अगली चीज़ आता है हमारा ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। तो जो होल का डाया, हमारा जो होल है उसका जो डाया होता है, यानी कि जब हम ये जो मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेट है, इस प्लेट दिखा दिए ऐसे, और यहाँ पे जो प्लेट में जो होल बनाए इस यानी इस होल का जो डाया होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। यानी ये देखिए यहाँ पर यदि रिवेट का डाया 25 mm या इससे कम है तो ग्रॉस डाया, मतलब हम लोग ग्रॉस जब भी डिजाइनिंग करते हैं ग्रॉस डाया पर करते हैं, तो ग्रॉस डाया के लिए जो है इसमें हम लोग 1.5 mm जोड़ा जाता है, तथा अगर 25 mm से अधिक है तो उसके लिए हम लोग 2 mm जो है रिवेट के डाया में जोड़ देते हैं नॉमिनल डाया में, तो हमें ग्रॉस डाया मिल जाता है। अब बात करते हैं जोड़ विफलता। तो देखिए तनन विफलता, सबसे पहले हमारा होता है तनन यानी टेंसाइल, यानी जो ये व्यवस्था टेंसाइल फेलियर यानी तनन फेलियर जो होता है हमेशा प्लेट में आता है। अतः तनन सामर्थ्य पी बराबर हमारा हो जाएगा पी माइनस डी इंटू टी, यहाँ पे जो इंटू एफ टी, यानी जहाँ पे हमारा पी टी है वो तनन सामर्थ्य है जो हम न्यूटन में लेते हैं, और यहाँ पे जो पी है वो हमारा पिच है यानी पिच का मान है, और यहाँ पे डी यानी ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, यानी कि रिवेट का जो ग्रॉस डाया है उसे हम लोग डी से दिखा रहे हैं, और जो यहाँ पे टी है वो थिकनेस ऑफ प्लेट है, और एफ टी जो है अनुगीय तनन प्रतिबल यानी परमिसिबल टेंशन स्ट्रेस इन प्लेट, यानी प्लेट के लिए होता है। यानी हम जान गए यहाँ पे जो तनन फेलियर टेंसाइल फेलियर जो हमेशा हमारा होता है वो हमारा जो है इसके लिए प्लेट के लिए होता है। अगली चीज़ है कर्तन विफलता यानी शियर फेलियर। तो यह हमेशा जो है रिवेट में आता है, रिवेट में आता है, तो रिवेट में आएगा, तो इसीलिए हम जो शियर स्ट्रेंथ हमारे पी एस होता है वो π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस होता है, यानी डी हम लोग का जो डाया ऑफ ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट हो जाएगा, और जो हमारा एफ एस हो जाएगा वो परमिसिबल शियर स्ट्रेस हो जाएगा। अब देखिए लैप जॉइंट, यानी लैप जॉइंट जो हम लोग देखते हैं, लैप जॉइंट में हमेशा जो शियर आता है वो सिंगल शियर आता है, जबकि बट जॉइंट में जो है डबल शियर आता है। क्योंकि बट जॉइंट में हम लोग देखते हैं दो प्लेटें, यहाँ पे देखिए बट जॉइंट हम देख रहे हैं, मान लीजिए आपका बट जॉइंट ऐसे हो गया है, ऐसे दो कवर प्लेट लगा दिए, तो कवर प्लेट लगाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे रिवेट की दो जगह रिवेट की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा शियर है यहाँ पर भी आएगा शियर एक, और एक यहाँ, यानी एक प्लेट की देखिए यहाँ पे एक प्लेट से एक ऊपरी हिस्से पर भी शियर आएगा और दूसरे हिस्से पे भी, तो हमारा डबल शियर होगा। डबल शियर के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस डबल शियर के लिए यहाँ पर जो है हम लोग 2 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंगल शियर में 2 से मल्टीप्लाई कर देने पे हमारा डबल शियर आ जाता है। आगे हम लोग देखते हैं धारण विफलता। तो धारण विफलता जो होती है ये भी हमारा जो है रिवेट में आता है। अतः बियरिंग स्ट्रेंथ हमारा जो पी बी बराबर डी इंटू टी इंटू एफ बी होता है। तो जहाँ पे टी हम लोग प्लेट की मोटाई लेते हैं, एफ बी अनुगे प्रतिबल है। और यदि हमारा बट ज्वाइंट है तो बट ज्वाइंट में जो है टी कमान, यानी टी कमान हमारा जो होता है थिकनेस ऑफ प्लेट होती है, यानी कि अगर प्लेट का हम लोग देखते हैं कि अगर टी कमान जो है हमारा थिकनेस ऑफ प्लेट, अगर इसमें देख रहे हैं क्या नाम है जो हम बट ज्वाइंट में देखते हैं प्लेट का जो है, तो बट ज्वाइंट में हमारा जो है बट ज्वाइंट में यदि हम देखते हैं कि बट ज्वाइंट में हमारा 2 प्लेटें होती हैं, ऐसे देखिए यहाँ पर 2 प्लेटें होती हैं। यदि ये मान लीजिए हमारी जो प्लेट हो गई मेन प्लेट हो गई और हमारी कवर प्लेट हो गई, तो कवर प्लेट यदि हमारी जो कवर प्लेट की थिकनेस है यानी कि इन दोनों की जो थिकनेस है, अगर इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, इन दोनों कवर प्लेटों को जोड़ने यानी इसे हम मान में 2T1 का मान जो है देख रहे हैं, अगर 2T1 का मान इससे कम है, यानी कि ये जो
प्लेट है, मुख्य प्लेट इससे कम है, तो यहाँ पे हम लोग 2T1 रख देंगे, यहाँ पे 2T1 रखेंगे। और यदि हम देख रहे हैं कि 2T1 का मान जो है अगर प्लेट की मुख्य प्लेट से जो है कम नहीं है यानी कि अधिक है, तो हम यहाँ पर जो है मुख्य प्लेट की मोटाई T को लेकर जो है हम लोग अपना बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग स्ट्रेंथ जो है निकालते हैं। आगे अगली चीज़ हमारी आती है एक्चुअल स्ट्रेंथ। तो एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या होती है कि जिस हम पीटी यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और पीएस शियर स्ट्रेंथ, पीबी यानी बियरिंग स्ट्रेंथ, इन तीनों में से जो सबसे कम होता है यानी जिसका मान सबसे कम आएगा वही जो होता है जो जोड़ की एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि जिसका मान सबसे कम रहेगा वह उसी में जो है सबसे पहले वो फेल कर जाएगा। और हमेशा जो हम लोड लगाएंगे एक्चुअल मान स्ट्रेंथ से जो है कम ही लोड देंगे। आगे हम बात देखिए कुछ नोट पॉइंट है डिजाइन के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है रिवेट का व्यास, जो रिवेट का व्यास ज्ञात करने के लिए जो हम लोग अन्विन सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि फाई बराबर 6.05 √T mm का प्रयोग करते हैं। और हमारा जो इसमें रिवेट का जो नॉमिनल डाया यानी इस सूत्र से जो है हम लोग रिवेट का नॉमिनल डाया ज्ञात। और बट ज्वाइंट में जो कवर प्लेट की मोटाई लेते हैं वो मुख्य प्लेट से हमेशा जो है 5 गुना 8 यानी 5/8 गुना जो है हम लोग हमेशा लेते हैं। यानी कि अगर हम कह सकते हैं यहाँ पर यदि हम देखते हैं यदि मुख्य प्लेट की मोटाई अगर T है तो हम लोग जो कवर प्लेट की मोटाई लेंगे वो 5/8T यानी 5 यहाँ पे देखिए हम लोग लेंगे जो अगर यदि हमारा एक T है तो जो कवर प्लेट की मोटाई लेंगे वो 5/8T यहाँ पे यानी 5/8T हम लोग कवर प्लेट की मोटाई जो है लेंगे, कवर प्लेट की मोटाई का मान। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को इसी तरह की वीडियो जो है आगे जो है क्विक रिवीजन की वीडियो जो है आगे हम प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।